अस्सलाम वालेकुम, मैं सोनिया सैमसन आज की होस्ट। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर शमा मुनीम, डायरेक्टर फीटल मेडिसन एंड सीनियर कंसल्टेंट एट साउथ सिटी हॉस्पिटल, और इनसे मैं बात करने वाली हूँ प्रीटर्म लेबर के बारे में। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं। जी मैडम, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। मैडम, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि ये प्रीटर्म लेबर क्या होता है? प्रीटर्म लेबर एक्चुअली जो है वो डिलीवरीज होती हैं जो 37 कंप्लीटेड वीक से पहले होती हैं। इनमें दो तरह की प्रीटर्म होती है। अर्ली प्रीटर्म जो 34 वीक्स ऑफ जेस्टेशन तक होती हैं और बिटवीन 34 टू 37 दे आर क्लास्ड एज नॉर्मल, क्योंकि उनका आउटकम अच्छा होता है। प्रीटर्म लेबर जो है लीडिंग कॉज है परनेटल मोर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी का, यानी बच्चों में शरह अमवात और प्रॉब्लम्स जो हैं वो प्रीटर्म में बहुत ज़्यादा मुतवक्का होती हैं। जितना बच्चा छोटा होगा उतनी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होंगी, उतना बच्चे का सर्वाइवल के इशू होंगे। और हमारा मुल्क उन 10-11 कंट्रीज़ में आता है जिसकी शरह अमवात जो हैं प्रीटर्म से बहुत ज़्यादा हैं। अब जो है बेसिकली हमने इसीलिए बहुत सारे स्ट्रैटेजीज़ रखी हैं। प्रेगनेंसी का केयर जो है उसमें बहुत सारी स्क्रीनिंग मोडेलिटीज़ मौजूद हैं। तो मैडम इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हाँ, बेसिकली तो जब एंटीनेटल स्क्रीनिंग होती है 12 वीक्स पे एक स्कैन होता है, एंटी स्कैन, उसके साथ भी सर्वाइकल लेंथ या बच्चेदानी का मुंह मेजर हो सकता है फॉर स्क्रीनिंग फॉर प्रीटर्म लेबर। इसके अलावा जो है ना रिस्क स्कोरिंग होती है, यानी कुछ ख़वातीन हैं उनमें रिस्क ही प्रीटर्म का ज़्यादा है, जिनके जैसे पहले प्रीटर्म लेबर हुआ हो तो उनका 20 to 30% चांस होता है, या जिनमें वाटर बच्चे के अराउंड वाटर ज़्यादा है, या जिनमें ट्विन्स हैं, या जिनकी जो है फैमिली हिस्ट्री है, प्रीवियस हिस्ट्री है प्रीटर्म की, उनमें 30% रिस्क होता है। तो उन सब ख़वातीन का, और आजकल मोर रिसेंटली यूनिवर्सल स्क्रीनिंग के लिए कहते हैं, जिसमें बच्चेदानी के मुंह को मेजर करते हैं 12 वीक्स पे भी और फिर 20 वीक्स पे। अगर वो शॉर्ट होता है तो फिर हम डिसाइड करते हैं आगे क्या करना है। तो मैडम, इसके लिए क्या आप मेडिसिन देते हैं या फिर कोई और फर्दर कोई उसका प्रोसेस होता है? एक्चुअली होता ये है कि जो बेसिकली अगर शॉर्ट सर्विक्स है तो सबसे पहला जो फर्स्ट लाइन है आपका ट्रीटमेंट, वो तो बच्चेदानी का मुंह अगर शॉर्ट है लेस देन 25 मिलीमीटर, ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि बहुत सारे लोग 28 26 पे भी परेशान होते हैं, लेकिन अगर 25 से कम है, कोई प्रीवियस हिस्ट्री नहीं है, तो वो जो फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट है वो वजाइनल प्रोजेस्टेरॉन है। वजाइनल प्रोजेस्टेरॉन इज़ द मोस्ट इफेक्टिव प्रोजेस्टेरॉन। एक्चुअली आपको पता होगा प्रोजेस्टेरॉन की टैबलेट्स भी आती हैं, इंजेक्शन भी मिलते हैं, तो उनमें और वजाइनल प्रोजेस्टेरॉन में सिर्फ फ़र्क ये होता है कि जब जो भी टैबलेट हम खाते हैं वो हमारे मैदे में जाती है, लिवर में उसकी डिग्रेडेशन होती है, तो उसका इफ़ेक्टिव जो पार्ट है वो बहुत कम रह जाता है, तो वो ज़ाहिर है इतना इफ़ेक्टिव नहीं होता। अगर कोई चीज़ वजाइनली दें तो वो इसी एरिया में काम करते हैं, उसके और साइड इफ़ेक्ट्स भी कम होते हैं और उसकी इफ़ेक्टिवनेस भी ज़्यादा होती। इंट्रामस्कुलर प्रोजेस्टेरॉन कुछ अरसे तक चल रहे थे, और अभी भी मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग प्रिस्क्रिप्शन में ठकाठक लिख रहे होते हैं कि एवरी वीक आप ले लें। उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। अभी रिसेंटली एफडीए ने, जो अमेरिकन बॉडी है जो रेगुलेट करती है, जैसे हमारे यहाँ ड्रैप है वैसे वो बॉडी है, और उन्होंने हमें ये बात बताई है कि वजाइनल प्रोजेस्टेरॉन इफ़ेक्टिव है, इंट्रामस्कुलर प्रोजेस्टेरॉन की कोई इफ़ेक्टिवनेस नहीं है, हार्मफुल नहीं है, नुकसानदेह नहीं होंगे, लेकिन कोई फ़ायदा भी नहीं पहुंचाएंगे। ठीक। और जहाँ तक सवाल है डोज़ का, तो जो वजाइनल प्रोजेस्टेरॉन है उसका डोज़ तकरीबन 400 मिलीग्राम होता है। वो पर रेक्टली भी दे सकते हैं और पर वजाइनली भी दे सकते हैं। अब आप मुझसे पूछेंगी कि कितने अरसे तक देते हैं, जी, कितने तो अरसे तक? तो जब शॉर्ट सर्विक्स होता है तो जहाँ पे आपको शॉर्ट सर्विक्स मिलेगा वहाँ से आप स्टार्ट करेंगे 36 वीक्स तक। एवरी डे लेना होता है, क्योंकि अगर आप देखें एनआईसीयू में बच्चा चला जाए, टाइम से पहले हो जाए, तो उसकी बच्चे के मसाइल बहुत होते हैं, बीमारियाँ उसमें ना, ज़ाहिर है कि प्री टर्म के लंग्स डेवलप नहीं होते, उसमें इन्फेक्शन का चांस होता है, उसकी फीडिंग के इशू होते हैं, टेम्परेचर कंट्रोल के इशू होते हैं, वो सब चीज़ें, और इसकी वजह से वो इंतहाई निगहदाश्त के शोबे में रहते हैं, जिनमें 70-80 हज़ार रुपये पर डे के हिसाब से होते हैं। तो अगर आप वो देखेंगे कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस,
तो ये वजाइनल प्रोजेस्टेरॉन लेना बहुत बेहतर है बनिस्बत वो लाखों के खर्चे के। तो इसका कोई रिस्क तो नहीं होता ना? नहीं, वजाइनल प्रोजेस्टेरॉन इज़ रिस्क फ्री। इसके अलावा मैडम ये जो CVS होता है ये क्या होता है? CVS जो है कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग होती है। ये जो है एक प्रोसेस है जिससे बच्चे के अराउंड जो प्लेसेंटा होता है, आपको पता है ना, बच्चा एक थैली में होता है और वो माँ से अटैच होता है प्लेसेंटा से। तो अगर प्लेसेंटा से टिश्यू लेते हैं तो उसको कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग कहते हैं। ये प्रोसेस जो है तकरीबन 12 वीक्स ऑनवर्ड्स हो सकता है, प्रेफरेबली जैसे 12 वीक्स पे एंटी स्कैन किया और उसके बाद हो गया। मैडम इसका कोई और भी होता है सिस्टम या फिर यही है? नहीं, देखें, वो तो अगर 12 वीक्स पे आपके पास क्योंकि पेशेंट मैडम लेट लोगों आएगा। को तो ज़्यादातर नहीं पता। नहीं, लोगों को ये नहीं पता कि देखें CVS जो है ना 12 to 14 वीक्स में हो जाना चाहिए। कुछ अस्पताल ऐसे हैं कि हर हफ्ते मरीज़ को बुलाते हैं, फिर कहते हैं आज नहीं हुआ, कल हो जाएगा, कल नहीं हुआ। क्योंकि देखें, जितनी जल्दी आपने मरीज़ का टेस्ट करना है उतनी जल्दी ज़ाहिर है उसके रिज़ल्ट आने और आगे की मैनेजमेंट होगी। जैसा कि आप जानती हैं कि CVS कई वजूहात की वजह से होता है। सबसे कॉमन जो रीज़न है वो तो डाउन सिंड्रोम या कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है। अगर किसी की प्रीवियस हिस्ट्री है तो आपको वो प्रोसेस आप उसको एडवाइस कर सकते हैं, एंटी स्कैन करें और CVS उनको रेकमेंड कर सकते हैं। अब कराना ना कराना उनका वो है। अच्छा, किसी के कोई फैमिली हिस्ट्री है और अब बहुत सजेस्टिव है कि कोई क्रोमोसोमल या जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं जो फैमिली में चल रहे हैं, उनके लिए होता है। CVS उन कंडीशंस में भी होता है जहाँ पे बच्चे के गर्दन के पीछे का पानी बढ़ा हुआ आता है या प्रेगनेंसी में कोई दिमाग में पानी है या कोई और चीज़ है, तो आप उन सब चीज़ों के लिए कर सकते हैं। अच्छा, अब जो है हमारे यहाँ जो मोर कॉमन चीज़ें हैं डाउन सिंड्रोम के अलावा वो थैलेसीमिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस हैं। इन सब में भी CVS होता है और CVS का जो है मिसकैरेज रेट वैसा ही है जैसे अम्नियोसेंटेसिस का होता है, लेस देन 1%। तो कॉम्प्लिकेशन, इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लिकेशन, अम्नियोसेंटेसिस और CVS दोनों कंपेरेबल हैं। इट डिपेंड्स ऑन हु इज़ डूइंग इट। मैडम ये तो यही पूछना चाह रही थी मैं कि कैसे पता चलेगा कि कहाँ से कराना चाहिए? क्योंकि ज़्यादातर तो लोगों को पता ही नहीं होता ना कि हमें जाना ही कहाँ है। एक्चुअली बात यह है कि हमारे यहाँ जो है ना, लोग इमारत पे ज़्यादा जोर देते हैं और महारत पे नहीं। तो इमारत से तो होता नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन दी पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ द पर्सन। वो ये कि वो बंदा कितना एक्सपीरियंस्ड है, उसका कितना अ, उसने कितने CVS किए हुए हैं, वो उसका मिसकैरेज रेट क्या है। और मिसकैरेज रेट वो मिसकैरेज है जो विद इन 3 वीक्स ऑफ द प्रोसीजर होता है। तो वो सारी चीज़ें जो है ना वो आपको जहन में रखनी होती हैं। तो जब भी व्हेन यू आर लुकिंग फॉर एन एक्सपर्ट, यू शुड लुक के कितने सालों का उसका एक्सपीरियंस है, ना कि ये कि आप किसी भी इमारत में चले जाएं और कहें कि हाँ दिस इज़ अ बिग प्लेस, मैं इस बड़े अस्पताल से कराऊंगी। लेकिन उसमें ये कैच होगा कि उसमें कई लेवल के लोग होंगे जो कर रहे होंगे। किसी का 6 महीने का एक्सपीरियंस होगा, किसी ने कभी किया ही नहीं होगा, किसी ने 4-5 साल से किया होगा। तो उसमें बड़ा फ़र्क होता है। प्लस ये है कि जो है ना ये प्रोसेस, ये एक तो पेरेंट्स के लिए भी बड़ा स्ट्रेसफुल है। मैडम मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ये CVS जो है आप कहाँ करते हैं? देखें, ये CVS मैं 2 जगह पे प्रैक्टिस करती हूँ। एक तो मैं साउथ सिटी में करती हूँ, एक मैं बहादुराबाद में करती हूँ। तो वहाँ पे जिसको भी दिखाना होता है मुझे, वो वहाँ दिखा सकता है। जैसे अभी कंसल्ट करने के लिए कहीं भी आ सकते हैं, जी में या जी में साउथ या से। फिर साउथ सिटी में, दोनों में कहीं भी आ सकते हैं। देखें, वो तो आप आ जाएँ। मेनी टाइम्स लोग कहते हैं कि आप डायरेक्ट टेस्ट करना टाइम दे दें। वो उनके लिए अच्छा नहीं होता क्योंकि उनका ये ख़्याल होता है कि ये कंसल्टेशन ऐसे ही है तो वहीं। आप पहले टाइम देते हैं फिर CVS करते हैं? जी, टाइम दे के ही करते हैं क्योंकि ऐसे वॉक इन में नहीं होता, क्योंकि उसकी अरेंजमेंट वगैरह करनी होती है। जनरली आजकल तो हम सिर्फ साउथ सिटी में ही करते हैं, लेकिन इवेंचुअली हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमारा जी का भी वॉल्यूम अच्छा खासा है और वो लोग दूसरी तरफ जाना बहुत ज़्यादा उनके लिए ईजी नहीं है, फ़ीज़िबल नहीं है। तो मेरे ज़ाती ये ख़्याल है कि और जो लोगों के कॉन्सेप्ट है ना कि भाई पहले क्यों कराएं क्लिनिक, हमने तो टेस्ट कराना है। बट देयर आर सो मैनी क्वेश्चंस। देखें, कॉस्ट का क्वेश्चन है,
लोगों के हाँ, जहन में प्रोसीजर का क्वेश्चन है, होगा हम कैसे ये क्वेश्चन भी होगा होगा। कैसे, फिर हम खुद भी प्लेसेंटा देख लेते हैं, ठीक, फिजिबिलिटी देखते हैं, फिर उनको टाइम देते हैं उस हिसाब तो से। उससे पहले आप अल्ट्रासाउंड करते हैं? जी। और दूसरी बात ये है कि ना हम लोगों की जो ओवरऑल कॉस्ट है ना प्रोसीजर की, वो वही रहती है। हम लोग जो है ना अगर किसी को जैसे क्लिनिक भी जगह का चार्ज करते हैं, कॉस्ट जगह से तो नहीं चेंज होती ना? नहीं कॉस्ट जगह से चेंज नहीं होती और कॉस्ट कंसल्टिंग क्लिनिक से भी नहीं चेंज होती। ठीक, बस सिर्फ ये होता है कि क्लैरिटी आ जाती है कि करना क्या है। और स्पेशलिस्ट कर रहा है, ये पता होना चाहिए। जी जी। मैडम, मेरे ज़हन में एक सवाल आ रहा था, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जिनका सर्विक्स शॉर्ट होता है, तो क्या आप उनको पहले मेडिसिन देंगे या पहले स्टिच का बताएंगे? एक्चुअली देखें, जो फर्स्ट लाइन है किसी भी प्री टर्म लेबर के लिए, वो यही कि अगर शॉर्ट सर्विक्स है तो आप उनको टैबलेट देंगे। अगर सर्विक्स बहुत शॉर्ट है यानी 15 मिलीमीटर या कम है और उसकी प्रीवियस हिस्ट्री भी है, फिर आप स्टिच लगाएंगे। तो डिपेंड करता है नौयत पे। बट अगर किसी की प्रीवियस हिस्ट्री नहीं है, आपने सिर्फ स्कैन की और उसका सर्विक्स शॉर्ट आ गया, तो फिर तो आपकी फर्स्ट लाइन टैबलेट ही है। क्योंकि उसकी बुनियादी वजह ये है कि देखिए टैबलेट वजाइनल प्रोजेस्टेरोन जो है वो एक्चुअली सेफ़ है, इफ़ेक्टिव है, जैसे सर्कलाज इफ़ेक्टिव है। लेकिन उसका कोई अस्पताल में एडमिशन, प्रोसीजर, जनरल एनेस्थीसिया, ये सब चीज़ें नहीं हैं। लेकिन अगर किसी को वाक़यतन बहुत शॉर्ट सर्विक्स है और आपको लगता है कि नहीं इसका टाइम निकल जाएगा अगर प्रोजेस्टेरोन देंगे, तो फिर आप उसको पहले स्टिच लगाएंगे। लेकिन अगर आपने स्टिच लगा भी दिया, तो भी मेडिसिन लेनी है? हाँ बिल्कुल लेनी है। ठीक, फिर भी आपने 36 वीक्स तक उसको प्रोजेस्टेरोन तो देनी ही देनी है, क्योंकि वहाँ आप कोई चूक नहीं सकते। जी, मेडिसिन नहीं छोड़नी है, मेडिसिन कंटिन्यू नहीं रखनी है। नहीं। अच्छा, इसके अलावा आपने जो सीवीएस का बताया था, उसके हवाले से भी थोड़ा सा और पूछना था कि ये मतलब कैसे कराए, किस तरह होता है ये? देखिए सबसे पहले तो ये है कि मेरे ख्याल से, इसका प्रोसेस क्या होता है, कैसे मतलब किया जाता है? जी जी, मैं भी ये सोच रही थी कि हमने इतनी बात कर ली सीवीएस की। बेसिकली कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग इज़ अ प्रोसीजर विच इज़ डन जब खातून 12 वीक्स प्रेग्नेंट होती है। ठीक है, अब सबसे पहले तो ये है कि किन वजूहात की वजह से होता है। जैसे हमने बात की डाउन्स है, थैलेसीमिया है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, इन सब चीज़ों की वजह से होता है। कुछ जेनेटिक कंडीशंस होती हैं, देयर आर 3000 जेनेटिक कंडीशन। तो अब ये एग्जैक्टली ये नहीं बताया जा सकता। जैसे हमारे पास लोग फ़ोन करते हैं, हमें जेनेटिक कंडीशन है, हमें पैसे बता दें इस टेस्ट के, तो हम कैसे बताएंगे? जब तक हम मिलेंगे नहीं पेशेंट से, बात नहीं करेंगे, जब तक हमें कैसे पता चलेगा? फिर जो आप प्रोसेस पूछ रही हैं, प्रोसेस तो वैसे ही है कि आपने प्रोब रखा, अल्ट्रासाउंड किया, फिर आपने प्लेसेंटा को लोकेट किया और सुन करने के लिए टीका लगाया और फिर एक टिश्यू निकाला। वो जो सैंपल निकलता है वो एक स्पेशल फ्लूइड में लैब में चला जाता है। ठीक है, अगर वो क्रोमोसोम टेस्ट करने होते हैं तो वो क्रोमोसोम की कल्चर पे चला जाता है, सेल कल्चर होते हैं, वहाँ से वो प्रोसेस होता है। अगर वो थैलेसीमिया है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, कोई जेनेटिक कंडीशन है, तो वो जो है ना प्लेसेंटा, वो एक बहुत बड़ा रिजर्वॉयर बच्चे के डीएनए का ना, तो आप जब निकालते हैं तो 2-4 दिन में वो डीएनए एक्सट्रैक्ट हो जाता है, ठीक, फिर वो प्रोसेस होता है। अच्छा, अब जो जेनेटिक कंडीशन में हम बार बार कहते हैं कि हम सीवीएस करते हैं और डीएनए निकालते हैं, उसकी रीज़न ये है कि डीएनए जो है ना वो स्टेबल कंडीशन में, सीवीएस का सैंपल अनस्टेबल। अच्छा, तो अगर आपने बाहर भेजना है तो आप फंस गए, क्योंकि आगे पीछे भी तो हो सकती है तो ना ये आपकी कितना फ्लाइट। टाइम लेता है? तकरीबन जो आपका ट्रांसपोर्ट है ना, ये विदिन 7 डेज तक डीएनए सही रहेगा। लेकिन अगर टिश्यू सैंपल लेंगे तो 2 to 3 डेज में ख़राब हो जाएगा, ठीक, इसलिए। लेकिन ये है कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई इतना पेनफुल है, तो हम उनसे कहते हैं नहीं, तो ये पेनफुल नहीं होता है? ऐसा नहीं होता। हम 2 पैनाडोल भी खिलाते हैं। बाकी अक्सर लोगों को पता भी नहीं चलता। आई थिंक ठीक, इट्स मोर ऑफ अ फियर। और इसके लिए कोई बाद में एहतियात होता है? बस 1 आध दिन
रेस्ट करना होता है बस, और तो कुछ एहतियात नहीं है। ठीक। और मिसकैरेज रेट का जैसे हमने हाँ, बात की है, मिसकैरेज रेट का भी बता दें, वो भी उसका तो कोई वो नहीं होता बीच 1% तो रिस्क होता है, लेस देन 1% 1% रिस्क होता है। तो इसका मतलब है 99% आपका प्रोसीजर सेफ है। ठीक है। इसके अलावा जैसे पेशेंट को कराना हो, जैसे आपसे अगर कराना हो या किसी और से, कोई और ऐसा है डॉक्टर? देखें वो तो अब मैंने क्योंकि जैसे डॉक्टर्स ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता कि डॉक्टर्स हैं, ना तो किसी को इतनी अवेयरनेस है। एक्चुअली देखें जो एक्सपीरियंस्ड आदमी हैं, वैसे तो पाकिस्तान में कोई ऐसा रेगुलेटरी मैकेनिज्म मैंने भी नहीं नहीं है। देखा। हाँ, तो होता यह है कि जिसकी मर्जी आती है वो कर सकता है, जी। लेकिन मरीज़ को इस बात के लिए बड़ा क्लियर कट होना चाहिए कि इस बंदे ने किए हुए हैं। जैसे सवाल हमसे भी लोग आके पूछते हैं कि मैडम आपने ये पहले किया है, ये कितना सेफ है, क्या करते हैं, तो इस तरह दूसरी जगह भी पूछ सकते हैं। बट जिसका जितना एक्सपीरियंस होता है वो उतना उतना ज़ाहिर करता है है। आसानी से हो जाता ठीक, थैंक है। यू थैंक मैडम। यू।